नमस्कार। इस वक्त हमारे हिसाब से देश में 4 नैरेटिव चल रहे हैं। हो सकता है किसी के हिसाब से 6 चल रहे हों या 2 चल रहे हों या 1 चल रहा हो। हमारे हिसाब से 4 किस्म का हिंदुस्तान है इस वक्त। एक तो वो हिंदुस्तान, अब उसको उस हिंदुस्तान तो नहीं कहना चाहिए, सरकार है वो तो, जिसके पास पूरी सरकारी मशीनरी है, जिसके पास IT सेल है, वो रूलिंग पार्टी, जिसके पास ये सब कुछ है। उसमें वो किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, कह रहे भी हैं। इसमें ये जो नैरेटिव है, इसमें ट्रोल भी है, इसमें गाली गलौज भी है, इसमें जो सार्वजनिक एक विमर्श होता है, पब्लिक डिस्कोर्स होता है, उसका संवाद का स्तर एकदम गटर के लेवल का है। गाली गलौज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सर्वोच्च सत्ताधारी जो होते हैं वो भी मजाक उड़ाते हैं। जो अपने पास नहीं है उसका मजाक उड़ाओ, अपने पास डिग्री नहीं है तो हार्वर्ड और हार्ड वर्क कह लो। कुल मिलाकर एक नैरेटिव तो ये चल रहा है कि हाथ में सरकारी मशीनरी भी है और कुछ भी कह लो। जैसे ये एक मंत्री हैं, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, उन्होंने एक प्रोग्राम बिहार में कहा कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग उसका फ़ायदा उठा रहा है। अब टुकड़े टुकड़े गैंग कहाँ है? जिन लोगों ने नारे लगाए थे JNU में, जो मैं सोच भी नहीं सकता कभी अपने मुंह से निकालूं वो नारे, वो 6 या 7 लोग कहाँ हैं? अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? कौन थे वो लोग? और उसके अलावा टेलीविज़न एक न्यूज़ नेटवर्क है, बहुत से वैसे तो, एक ख़ास नेटवर्क ने उसकी ऑडियो के साथ छेड़ाखानी करके टुकड़े टुकड़े गैंग, अब कहाँ है, कौन है, पता तो चले। इतनी लंबी चौड़ी एजेंसीज है आपके पास, पुलिस है, अभी तक नहीं पकड़े गए वो लोग जो नारे लगाए थे, टुकड़े टुकड़े गैंग। बिल्कुल उसी तरह पीयूष गोयल हैं, ये रेलवे मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा है कि जो किसानों का आंदोलन है उसमें वामपंथी और माओवादी आ गए हैं। कृषि मंत्री हैं, खेती के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कहा है कि जो लोग मोदी के खिलाफ हैं वो हैं इस प्रोटेस्ट में। उधर बीजेपी का IT सेल है, उसका जो चीफ है उसने कहा है कि इसमें खालिस्तानी एंगल है। माने कुछ भी कह दो, खुली छूट है, मनमानी है, कोई चेक नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। एक नैरेटिव ये है, एक भारत ये चल रहा है। दूसरा भारत चल रहा है जो सोचने वाले लोगों का है, नौजवानों का है और अदालतों का है। अब ये दिशा रवि को जो बेल मिली है, उसकी जो जजमेंट है कोर्ट की, जज धर्मेंद्र राणा की, वो एक नज़ीर है, एक मिसाल है। बेशक कुछ लोगों का कहना है कि ये वही जज थे जिन्होंने सफूरा जरगर को बेल नहीं दी थी जब वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब उस केस के जो मेरिट्स हैं उसको अलग रखें और इसको अलग रखें, दोनों केस अलग अलग हैं। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि सफूरा जरगर को बेल क्यों नहीं मिली। मैं ये कह रहा हूँ कि दिशा रवि को बेल देते वक्त जो बातें कही गई हैं वो अपने आप में मिसाल है कि आप खामखा में सेडिशन का केस लगा दो किसी पर भी। क्यों? क्योंकि सरकार में किसी का जो घमंड है, गुरूर है, उसको चोट पहुंची है। तो एक तरफ से ये नैरेटिव भी खड़ा हो रहा है यंग लोगों का, नौजवानों का, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ब्लॉग्स के ज़रिए, अपने अपने ज़रिए से, और अदालतों का। अदालत सिर्फ दिशा रवि वाली नहीं है, इसके अलावा और देखिए 2020 अगस्त, पिछले साल 2020 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उसने, उसकी जो औरंगाबाद बेंच है, उसने एक बहुत ऐसी जजमेंट दी है जो अपने आप में वो भी एक मिसाल है, उदाहरण है। बहुत शोर आपने सुना होगा, तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया और वो थूक रहे हैं हॉस्पिटल में, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बाहर से भी लोग आए थे तबलीगी जमात अटेंड करने के लिए। बहुत निज़ामुद्दीन में जो उनका मरकज़ है वहाँ पर, और खूब बीजेपी IT सेल तो बिल्कुल ही जैसे बौखला गया था, पागल हो गया था, मतलब सारा कोरोना का ज़िम्मा उन पर डाल दिया था। बहरहाल अगस्त 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने 34 लोगों के खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस थे वो ड्रॉप कर दिए, उनको कैंसिल कर दिया। उसमें से 28 केसेस ऐसे लोगों के थे जो तबलीगी जमात में हिस्सा लेने विदेश से आए थे। अब जरा ध्यान से सुनिए बॉम्बे हाई कोर्ट का क्या कहना है। बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट ट्राइज टू फाइंड स्केपगोट व्हेन देयर इज़ पैंडेमिक और कैलामिटी। एक राजनीतिक सरकार होती है, सरकार नहीं, राजनीतिक सरकार होती है जो बलि के बकरे ढूंढती है अगर कोई आपदा आ जाए या कुदरती कुछ दिक्कत हो जाए, जैसे कोविड का हुआ हमारे यहाँ। पैंडेमिक कैलामिटी,
and circumstances show that there is a probability that these foreigners were chosen to make them scapegoats. और हालात ये बताते हैं कि ये जो विदेशी लोग आए हुए थे तबलीगी जमात अटेंड करने के लिए, इनको बलि का बकरा बना दिया गया। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट की जो औरंगाबाद बेंच है उसने ये उसका हुक्म है। ये थे जस्टिस टी.वी. नलावडे और जस्टिस M.G. सेविलकर। The material of the present matter shows that the propaganda against the so-called religious activity was unwarranted. जो मौजूदा केस हमारे सामने है और जो हमारे सामने एविडेंस है और जो भी बातें सामने लाई गई हैं वो बताती हैं कि ये पूरा प्रचार जो था, हाँ, इस धार्मिक गतिविधि के खिलाफ इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये इसको कुछ लोग कह सकते हैं जुडिशल एक्टिविज्म, लेकिन ये इंसाफ मिला है। जनवरी इस साल इलाहाबाद हाई कोर्ट उसने पुलिस को निर्देश दिए कि एक शादीशुदा जोड़े को तंग ना किया जाए, क्योंकि वो उनके धर्म अलग अलग थे। वो लव जिहाद नाम का एक कानून है, उसके कॉन्टेक्स्ट में कहा। तीसरा भारत जो इस वक्त चल रहा है, खामोश नाफरमानी का भारत चल रहा है। किसानों का आंदोलन चल रहा है, जगह जगह चल रहा है, 3 महीने से चल रहा है। जब शहर दिल्ली की जब सीमाओं को सील कर दिया गया तो ये सारे गांव के इलाकों में फैल रहा है। इसके अलावा सिर्फ किसानों तक महदूद नहीं है। 26 तारीख को व्यापारियों का है भारत रोको, और भी लोग सामने आ रहे हैं। अब देखना ये है कि कोविड की सेकंड सर्ज कहा जा रहा है। पिछले साल कोविड जब शुरू हुआ था तब शाहीन बाग और भी जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहे थे, सब बंद हो गए थे। देखना ये है कि इस दफ़े क्या होता है। अभी तक तो किसी को कोविड हुआ नहीं, किसान जितने भी बैठे हुए 3 महीने से, अब क्या होता है ये देखना है। लेकिन ये एक तीसरा भारत चल रहा है, आंदोलन का भारत, खामोश सिविल नाफरमानी का भारत। और एक चौथा भारत वो है जो जनता का भारत है। जनता अभी तक समझ तो रही है अंदर से, लेकिन पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं हो रही कि बहुत बड़ी चूक हुई है, सब कुछ हालात ठीक नहीं हैं। ऊपर से दिखने को लगता है कि सब कुछ सामान्य है। सड़कों पर कारें चल रही हैं, मोटरसाइकिल चल रही हैं, बसें चल रही हैं, ट्रक जा रहे हैं, लोग बाज़ारों में घूम रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक मायूसी भी है। अंदर ही अंदर ये भी मालूम है कि सब ठीक नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन ये एक खामोश और मायूस भारत है। तो 4 किस्म के भारत इस वक्त हमारे यहाँ चल रहे हैं। 4 नैरेटिव है और 4 किस्म के भारत हैं। पहला सरकारी भारत, जिन्होंने सत्ता हाथ में आते ही कोई कसर नहीं छोड़ी है दमन करने की, मनमर्जी करने की, गाली गलौज करने की, सार्वजनिक विमर्श, पब्लिक जो डिस्कोर्स होता है उसके स्तर को नीचे लाने की, बात बात पर गाली गलौज, मजाक उड़ाना, ये इस तरह का स्तर कर दिया पूरा, जो पहले हमने पहले के दौर के नेताओं में नहीं देखा था। दूसरा भारत जो चल रहा है वो है नौजवान लोगों का भारत, जो बिल्कुल प्रतिरोध कर रहे हैं। साथ में अदालतें खड़ी हो रही हैं, लोअर कोर्ट खड़े हो रहे हैं, हाई कोर्ट खड़े हो रहे हैं, उनकी जजमेंट्स भी ऐसी आ रही हैं। तीसरा भारत चल रहा है सिविल नाफरमानी का, और उसमें एक एक करके और लोग भी आते जा रहे हैं, सिर्फ किसानों का नहीं है। चौथा है मजबूर, मायूस, खामोश जनता का। नवंबर 2020 को पिछले साल सरकार ने एक हुक्म जारी किया था, ऑर्डर जारी किया था कि कोविड को देखते हुए जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह टल रही थी, उस वक्त नहीं हो रही थी, और वेबिनार हो रहे थे, आज भी होते हैं, उनको करने से पहले, अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार करने से पहले सरकार की इजाज़त लेनी होगी, और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी डिसाइड करेगा, फैसला करेगा कि क्या ये वेबिनार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। माने वेबिनार चाहे साइंस के हों, कला के हों, पॉलिटिकल साइंस के हो, एंटायर या नॉन एंटायर, उनके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो मैनेजर होता है एक तरह से, वो तय करेगा कि देश के हित में क्या है। जो हमारे यहाँ पूरी सोचने की आज़ादी, बात करने की आज़ादी, औरों से सीखने की आज़ादी, वेबिनार में, कॉन्फ्रेंस में औरों को सुनना, उनसे सीखना, यानी उस पर एक ताला लगाने की कोशिश थी। ये ऐसे ही वेबिनार्स में या कॉन्फ्रेंसेस में संभव होता है कि कुछ
ऐसी बातें भी कह दी जाएं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, लेकिन क्यों? क्योंकि सोच है किसी की, तो ठीक है, उसकी भी जगह है। जैसे ये कहना कि गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। अब हम प्लास्टिक सर्जरी को देखें। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण। अब किसी भी वैज्ञानिक आधार पर ये बात खरी नहीं उतरती, लेकिन फिर भी ऐसी सोच के लिए भी जगह होती है। उसको भी ताला लगाने का एक कोशिश की गई, तो जितने भी देश के हमारे टॉप के साइंटिस्ट्स हैं, सोचने वाले हैं, उन्होंने इस बात पर एतराज़ जाहिर किया। लिहाजा सरकार को ये ऑर्डर वापस लेना पड़ा है कि अब इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस थी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह की वो भी हो गई हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो देश के हित में ना हो, ऐसे शख्स जो पर्सोना नॉन ग्राटा हों देश में, हाँ, मतलब जिनको नहीं लाना चाहिए, इनका ख्याल रखा जाए। अपने आप में एक जीत तो है सोचने वाले लोगों के लिए, विचार प्रकट करने वाले लोगों के लिए, लेकिन अपने आप में एक खतरे की घंटी भी है कि अगर चेक ना किया जाए तो सरकारें कहाँ तक जा सकती हैं। रोज़ की तरह शो का समापन एक कविता से। आज की कविता है रमेश कौशिक की, बहुत छोटी कविता है, ज़रा ध्यान से सुनिए इसे। इसका शीर्षक है रोटी और फूल। फूल को अमूमन लोग फूल भी बोल देते हैं। फूल अंग्रेज़ी का शब्द है जो बहुत से लोगों पर लागू होता है, ख़ासकर हमारी राजनीति में भी लागू होता है ये, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फूल की। रोटी और फूल। तो रमेश कौशिक कहते हैं, कभी कन्फ्यूशियस ने कहा था, चीनी दार्शनिक, कभी कन्फ्यूशियस ने कहा था, यदि तुम्हारे पास पैसे हैं दो, एक से खरीदो रोटी और दूसरे से फूल। कभी कन्फ्यूशियस ने कहा था, यदि तुम्हारे पास पैसे हैं दो, एक से खरीदो रोटी, दूसरे से फूल। रोटी से मिलेगा जीवन, रोटी से मिलेगा जीवन और जीने की कला सिखाएगा फूल। रोटी से मिलेगा जीवन और जीने की कला सिखाएगा फूल। लेकिन इतने बाद आदम का बच्चा, इंसान, लेकिन इतने बाद आदम का बच्चा वो बात गया भूल, अब दोनों ही पैसों की लेता बंदूक। लेकिन इतने बाद आदम का बच्चा वो बात गया भूल, अब दोनों ही पैसों की लेता बंदूक, उसी से छीनता है किसी की रोटी, किसी का फूल। उसी से छीनता है किसी की रोटी, किसी का फूल। कभी कन्फ्यूशियस ने कहा था, यदि तुम्हारे पास पैसे हैं दो, एक से खरीदो रोटी और दूसरे से फूल। रोटी से मिलेगा जीवन और जीने की कला सिखाएगा फूल। लेकिन इतने बाद आदम का बच्चा ये बात गया भूल, अब दोनों ही पैसों से लेता बंदूक, उसी से छीनता है किसी की रोटी और किसी का फूल। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा।
इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।